संविधान का अधिकार जो है कि खत्म की जा रही है। अब सवाल यह है कि किसके पेट में दर्द हो रहा अधिकार के लिए। बाबा साहब ने आज़ादी के आंदोलन में शामिल होने से मना कर दिया, साहू जी महाराज ने कर दिया, ज्योतिबा फुले ने कर दिया, और ये कहा इन लोगों ने कि आपके पुरखों ने गुलाम बनाया था। अगर इनके पुरखे गुलाम नहीं बनाए होते, अगर अंग्रेज गुलाम बनाए होते, मुगल गुलाम बनाए, तो अंग्रेज मुगल तो चले गए। आज संविधान में बाबा साहब को जब अधिकार मिला तो जानते हैं बाबा साहब ने अपने भी लोगों के साथ इंसाफ किया और उनके साथ भी इंसाफ किया। उनके साथ भी नाइंसाफी नहीं किया। जितना अधिक उस देश में रहने की वजह से, इस देश के नागरिक होने की वजह से जितना अधिकार SC ST OBC को बाबा साहब ने दिया, उतना ही अधिकार उनको भी दिया। उनके साथ भेदभाव नहीं किया कि तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं होगा तो तुम्हें ये अधिकार, ऐसा क्या किएगा बाबा को भी दिया। लेकिन समस्या यह है कि आज मुगल नहीं है, अंग्रेज नहीं है, तो फिर हमारे अधिकार से दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि इनके पुरखों ने हमें गुलाम बनाया। तो आखिर ये लोग है कौन कि तब भी इन लोगों ने गुलाम बना के रखा। आज संवैधानिक अधिकार मिलने के बावजूद भी इनके पेट में दर्द हो रहा, आज हमारा जो है अधिकार खत्म कर रहे हैं। तो साथियों, थोड़ा सा इतिहास में अब ये बातें बता करके हम अपनी बात खत्म करेंगे। 21 मई 2001 को DNA टेस्ट जांच आया। माइकल बमसाद यूटा विश्वविद्यालय का प्रोफेसर, उसने एक जांच की। जांच करके उसने 2-3 रिपोर्ट दी। 21 मई 2001 को आप लोग गूगल भी कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया के मैगजीन में छप करके आया। और 2019 में हरियाणा में जो राखीगढ़ी एक एरिया है, वहां जो है कंकाल मिला। उसका भी 117 वैज्ञानिकों ने जांच किया, DNA, वो भी सामने आया। ये दोनों DNA पे बात करते हैं, आप बताना चाहते हैं। माइकल बमसाद ने 3 रिपोर्ट दिया। उसने जांच किया कि ये भारत एक विचित्र देश है, यहाँ जातियां हैं, एक ही गांव में रहते हैं लोग, एक दूसरे से खाना पीना उठना बैठना नहीं। एक जाति दूसरे जाति से जो है कि एक ही गांव में रह करके भेद मनाता है। और बड़े पैमाने पे इनके अंदर आर्थिक असमानता है। यानी समस्या समान है, लेकिन फिर भी एक वैचारिक तौर पर एक समान नहीं है। तो साथियों, उसने कहा कि इसका कारण क्या, और कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनकी भारत की सारी व्यवस्थाओं पे कब्जा है। जड़ जंगल जमीन से लेकर न्यायपालिका से लेकर 1 क्लास अधिकारी से लेकर जुडिशरी से लेकर जड़ जंगल जमीन तक कब्जा है। यानी 85 हमारी संख्या और 15 में गुजारा हम कर रहे हैं। संख्या हमारी है, 85-90% जो है कि संपत्ति का मालिक वो लोग। संख्या हमारी है, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट 600 जज है। संख्या हमारी है, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम ला करके क्या कर दिया गया है, 600 में से सारे के सारे जज उन्हीं के हैं। हमारे बस 18-20 जज हैं। मीडिया 100% के कब्जे में, व्यवसाय 100% के कब्जे में है। विधायिका जहां से कानून बनने वाला है वो भी उनके कब्जे में, या तो कांग्रेस आती है तो बीजेपी आती है, बाकी हम लोगों का नंबर ही नहीं आता है। तो उस माइकल बमसाद ने DNA जांच किया और जांच करके उसने 3 रिपोर्ट दिया। उसने कहा कि इस देश में ब्राह्मण ठाकुर बनिया जो है, इनका DNA आपस में मैच करता है, और SC ST OBC जो है, इनका DNA आपस में मैच करता है। और तीसरा रिपोर्ट और चौंकाने वाली आज, जब उनके घर के ब्राह्मण ठाकुर बनियों के घर की महिलाओं का DNA और हमारे SC ST OBC के घर की महिलाओं का DNA जब मिलाया तो आपस में मैच कर गया। उसने कहा कि ये क्या मामला है, और उनका DNA जो है कि हमारे DNA से मैच नहीं किया। यानी ब्राह्मण ठाकुर ब्राह्मण की घर की महिलाओं का DNA और हमारे घर की महिलाओं का DNA मैच किया, लेकिन हमारे पुरुषों का DNA SC ST OBC का DNA ब्राह्मण ठाकुर बनिए को DNA से मैच नहीं किया, लेकिन महिलाओं का मैच कर गया। तो उसका दिमाग खटका कि मामला क्या है। इसका मतलब कि बाहर से आए लोग, कहाँ से आए हैं? टिवरेशिया में जो अक्समोजी नाम का प्रांत है, वहाँ के रहने वाले लोग, जो मुरुआ जात के लोग हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों का DNA इनका मैच किया। उसने कहा कि ये भारत के रहने वाले नहीं, विदेशी लोग। और राखीगढ़ी का जो मामला आया, 2019 की घटना, 4500 वर्ष पहले का जो है कि कंकाल मिला। उसमें उस जांच हुआ, जांच में उसने बताया वैज्ञानिकों ने कि आर्यों का DNA इनके साथ नहीं मिलता, इस कंकाल के साथ नहीं मिलता। तो साथियों, ये हमारे देश का इतिहास है। और आपको अपने व्यवहार में भी देख लिए विदेशीपन जैसा व्यवहार करते हैं कि नहीं, आचरण व्यवहार में देख लीजिए।
भाई ये तो साइंस का मामला है, किताब का मामला, चलिए ठीक है, वो तो जो पढ़ेगा समझेगा, लेकिन भुक्त भोग ये चीजें तो भूल नहीं सकते ना, जो पर्सनली हम डेली जो रूबरू होते हैं समाज में, गांव में, मोहल्लों में, जो अन्याय अत्याचार, कोई भाई भाई की संपत्ति लूट सकता है, उसकी हत्या कर सकता है, लेकिन उसको नीच अछूत नहीं घोषित कर सकता, उसके हाथ का छुआ नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं खाएंगे तुम्हारे हाथ का छुआ। तो साथियों, ये बातें हम लोगों को समझने की जरूरत है कि उस डीएनए और राखी गढ़ी का जो मामला आया उसमें ये बातें साबित खुल कर के आई कि हमारे देश के रहने वाले नहीं है। दूसरी बात, खुद उनके पुरखों ने भी लिख के रखा किताबें। पंडित बाल गंगाधर तिलक ने लिखा आर्किटेक्ट होम इन बेदाज नाम का किताब लिखा, इंग्लिश में किताब लिखा। वो जानते हैं क्यों लिखा? वो अंग्रेजों को समझाना चाहते थे कि जैसे मुगलों के काल में शासक वो होते थे, प्रशासनिक अधिकारी हम होते थे, 40% हिस्सेदारी होती थी। अगर अंग्रेजों मुगलों की तरह अगर हमें देते तो उनको भारत छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। इसका सबूत मैं देना चाहता हूँ। उन्होंने आर्किटेक्ट होम इन बेदाज नाम का किताब लिखा। कहा कि हम उत्तरी ध्रुव से आए हुए लोग हैं, हम भारत के मूल बासिंदे नहीं हैं। जैसे अंग्रेज विदेशी है वैसे हम भी विदेशी हैं, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों को समझाने के लिए अंग्रेजी में लिखा, क्योंकि उस समय भारत में कितने लोग अंग्रेजी पढ़ने वाले थे? कौन था? वो किताब किसके लिए लिखा भाई? उस जमाने में अंग्रेजों के लिए। क्या किताब में हमें क्या पढ़ाया जाए कि होम रूल यानी स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उससे हम लेके रहेंगे। लेकिन जानते हैं ये आधी बातें पढ़ाई जाती है, पूरी बात जानते हैं क्या उसमें? उसमें पूरी बात यह है, तिलक क्या कहते हैं कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेके रहेंगे। लेकिन स्वराज का मतलब यह नहीं है कि अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाए। अंग्रेज भारत में रह सकते हैं, जैसे मुगलों ने हमें 40% हिस्सेदारी दिया, और यहाँ की व्यवस्था में जो व्यवस्था हम लोगों ने ऊंच नीच भेदभाव और यहाँ के लोगों को अधिकार वंचित करके रखा है, अगर इस व्यवस्था में किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा अंग्रेजों ने बहुत सारे अधिकार हम लोगों को दिए। यूनिवर्सिटी बनाया उन्होंने, यूनिवर्सिटी उन्होंने बना के दिया हमें। तो अंग्रेजों ने बहुत सारे अधिकार हम लोग, बहुत सारे इनके जो कुप्रथाएं थे, जैसे विधवा विवाह, सती प्रथा, अगर कोई पुरुष मर जाए तो उसको आग में जला देना, चरक पूजा में कोई किला बनता था या कोई महल बनता था तो हमारे लोगों को, महिला और पुरुष को जिंदा चुनवा देते थे। हम लोग जो मुंडन कराने जाते हैं, मुंडन का मतलब जानते हैं क्या है? ये मुंडन में इन लोगों ने लिखा कि शूद्रों के घर में जो पहला पुत्र या पुत्री होगा उसको नदी में डूबो कर मार देना चाहिए, धतूरा देकर मार, क्योंकि पहला पुत्र क्या होता है? हिष्ट पुष्ट होता है। उसको अंग्रेजों ने रोका तो बाद में इन लोगों ने उसका परिवर्तन करके क्या क्या मुंडन संस्कार कर दिया। हमारे लोग अभी भी गंगा किनारे जाते हैं मुंडन कराने, लेकिन जानते हैं नहीं कि उसका मतलब क्या है। अभी भी हमारे लोग मंदिर में जाते नारियल फोड़ते हैं, नारियल फोड़ने का मतलब क्या पता नहीं है। जब पुष्यमित्र शुंग ने जब बृहद मौर्य की हत्या किया तो उसने समीक्षा कराया कि क्यों जो है कि हमारे पुरखों का राज समाप्त हुआ और ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। तो उनके जो बुद्धिजीवी लोग उन्होंने कहा कि चूंकि बुद्ध की जो विचारधारा थी बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, उस विचारधारा जो है कि सबके कल्याणकारी थी, उसकी वजह से सारे जो शूद्र थे इकट्ठे हुए और प्रतिक्रांति हुई। यानी पहले विचारधारा के आधार पर क्या हुआ? वैचारिक क्रांति हुई। यानी सब लोगों ने एक बड़े पैमाने पर लोगों ने एक विचारधारा, बुद्ध की विचारधारा को स्वीकार किया। उससे क्या हुआ? सामाजिक क्रांति हुई। और सामाजिक क्रांति जब लोगों का बड़े पैमाने पर जब हुजूम एक विचारधारा के इकट्ठा हुआ तो क्या हुआ? राजनीतिक क्रांति हुई और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। लेकिन मौर्य साम्राज्य के जो 10वें शासक थे बृहद मौर्य, जब उनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण करता है और फिर वो समीक्षा कराता है कि क्यों हमारा साम्राज्य पतन हुआ, तो 2-3 बातें उनके सामने आई। एक तो विचारधारा, दूसरी उस विचारधारा का जो है प्रचार प्रसार करने वाले बौद्ध भिक्षु। तो उसने इनाम रखा कि जो व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु का जो है कि सर कलम करके लाएगा उसको जो है कि सोने के सिक्के दिए जाएंगे। लोग क्या करते थे? बौद्ध भिक्षुओं का सर काट के ले जाते थे और वो इनाम पाते थे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करने लगे कि एक ही सर को 2 बार 3 बार ले जाके दिखाते थे। उसको पता चला तो उसने कहा कि पत्थर रखवा दिया, बोला कि जो भी सर लेके आएगा इसको फोड़ेगा।
और फूट जाएगा तो फिर दोबारा लेके नहीं आएगा। तो ये नारियल का जो मामला है, ये बौद्धों का जो सर फूटा गया, ये सारा मामला है। और यही अयोध्या साकेत जो नगरी है, उसको सरयू नदी, जहां से अयोध्या शुरू होती है और जहां खत्म होती है उसको सरयू नदी बोलते हैं। बाकी इधर उधर आप लेखा भी हम देखिए घाघरा नदी, उसको सरयू नाम क्यों रखा गया? क्योंकि सरयुक्त नदी, तो पहले सरयुक्त था नाम, फिर इनको पता चला कि भाई सरयुक्त रखेंगे, बाद में पता कि सरयुक्त नाम क्यों पड़ा, तो इसमें बुद्धिस्टों का जो है कि सर डाला गया था, तो फिर बाद में उसका सरयुक्त से सरयू नदी कर दिया गया। उसका पुराना नाम साकेत है। और साकेत जो है, जो हमारे पुरखों का जब राज था, तो एक जो है कि रिसर्च सेंटर था, शोध सेंटर था, व्यापार का बहुत बड़ा अड्डा था, वहां शोध होते थे। अभी जो राम मंदिर के लिए जो खुदाई होती है, आपने देखा बहुत सारे अवशेष जो है कि बुद्धिस्टों का, आप भारत के किसी भी देश, किसी भी कोने में खुदाई कर दीजिए तो जमीन के अंदर अवशेष अगर किसी का मिलता है, बुद्धिस्ट लोगों का मिलता है, और जमीन के ऊपर थोड़े से मुगलों का मिलता है, बाकी इनका कहाँ मिलता है? इनका कहीं मिला कुछ? जो बाहर से आएगा उसका मिलेगा क्या? जो पुश्तैनी जो रहने वाला जहाँ का होगा उसका ना जमीन में दफन होगा, उसके पुरखा होगा, उसका मकान होगा, बहुत सारी चीज उसके दफन। जो बाहर से आएगा उसका क्या दफन होगा? तो साथियों, ये सारी बातें जो है कहने का, समझाने का, ये सारा कार्यक्रम चलाने के पीछे मकसद ये है कि हमें अपने पुरखों का इतिहास को जानना होगा। हमारे पुरखे एक लड़ाई लड़ रहे थे, और वो लड़ाई लास्ट में क्या था मैं बता करके अपनी बात खत्म करके, मिशन की बात, इतनी सारी बातें हुई, लेकिन महापुरुषों का, संतों, गुरुओं का मिशन क्या था, अगर यही जानकारी नहीं होगी तो फिर जानकारी का कोई मतलब। तो साथियों, मिशन के बारे में जो बाबा साहब का जो कोटेशन है, जो वाक्य है, जो बाबा साहब अपने शब्दों में कहते हैं, मिशन का मतलब क्या है? क्योंकि बाबा साहब के पूर्व जितने भी आंदोलन चले थे पूरे भारत के, संतों, गुरुओं का, और भी जितने सामाजिक आंदोलन चले, सारा आंदोलन बाबा साहब ने पढ़ा, देखा, समझा, सुना। उसके बाद से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आखिर हमारी समस्या का मूल जड़ क्या है, कारण क्या है, हमारी मेन समस्या क्या है। तो साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है, नौकरी, साधन संसाधन, धन दौलत, रुपया पैसा और सत्ता हासिल करना नहीं। बाबा साहब ने कहा कोई 1000 जन्म लेकर के जितना नहीं कर सकता, मैं उतना एक जन्म में अपने लोगों को अधिकार दिलाने में सफल हुआ। लेकिन मेरी जिंदगी का इस अधिकार से हमारे लोगों को सत्ता मिलेगी, आर्थिक संपत्ति मिलेगी, सारी चीजें मिलेगी, लेकिन मेरी जिंदगी का यह मकसद नहीं है। मेरी जिंदगी का जो मकसद है उसको पूरा करने के लिए मैंने ये अधिकार दिया। तो बाबा साहब क्या कहते हैं, क्या मेरे लोगों, 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में बाबा साहब बोलते हैं, बात कहते हैं, क्या मेरे लोगों, मेरे कंधे कमजोर हो गए हैं, मैं इस समाज का बोझ नहीं उठा सकता। मेरे कंधे कमजोर हो गए हैं, मैं अभी समाज का बोझ नहीं उठा सकता। लेकिन दूर दूर तक कोई ऐसा नौजवान नहीं दिखाई देता जो मेरे मरने के बाद इस मिशन, इस कारवा को आगे ले जा सके। तुम इस मिशन को, इस कारवा को, लोगों से अपील कर रहे हैं कि तुम इस मिशन, इस कारवा को अगर आगे नहीं ले जा सकते तो कम से कम मैं जहां तक लेके आया हूं रोक के रखना, पीछे मत जाने देना। हम समीक्षा कर लें कि रोक के रखे हैं कि पीछे गया, डेली पीछे जा रहा है। तो इतना आज जो है कि हम मिशन को, इस कारवा को जो बाबा साहब जहां तक लेके आए थे, अगर उसको आगे बढ़ाने के बजाय अगर हम रोकने में भी विफल है, इसका मतलब कि मिशन क्या है इसकी सही जानकारी नहीं है।